Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online entry-test preparations. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, आप लोगों का आज NUST NET 1 2026 एडमिशन्स के लिए हुआ और इसमें आप लोगों के लिए एक एनालिसिस की वीडियो सर बिलाल ने शेयर की जिसमें उन्होंने आपको तमाम टॉपिक्स बताए। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो एनालिटिकल ज्योमेट्री और कोनिक सेक्शन है मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह मैथ के ऊपर एक अलग से भी डिटेल के अंदर हमारी वीडियो आ जाएगी, या वो पहले आ जाएगी या जो ये मैं बना रहा हूँ ये पहले वीडियो आ जाएगी। तो लाजमी तौर पर वो एनालिसिस वाली वीडियो भी देखो, ये वाली वीडियो जो मैं अभी बना रहा हूँ इसको भी आप लोगों ने शुरू से लेकर एंड तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं NUST NET 1 जो आप लोगों का डे 1 है 22 नवंबर, उसके तमाम MCQs का डिटेल के अंदर सोल्यूशन करवाऊंगा, फिजिक्स पोर्शन का, इंग्लिश पोर्शन का, और इसके अलावा जो मैथ के टॉपिक्स हैं बताऊंगा। और मैथ पे हमारी एक अलग वीडियो भी आ रही है। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशंस को ऑल पे सेट कर लो। और अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल से तैयारी कर रहे हो या बैच से कर रहे हो तो अपने मार्क्स को लाजमी तौर पे आप लोगों ने हमारे साथ शेयर करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको टॉपिक्स के बारे में बता दूंगा और उसके बाद हम एक एक MCQs को स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है NUST NET 1 2026 एडमिशन्स के लिए डे 1 के ऑल MCQs और उनका डिटेल के अंदर सोल्यूशन आप लोगों को करवाना। सबसे पहले आप लोगों को पास एजुकेशन सिस्टम जो डे 1 के MCQs है वो शेयर कर रहा है, क्योंकि हमारे काफ़ी बच्चे पेपर देने गए, जब वो दे के आए तो उनसे हमने तमाम चीज़ें डिस्कस की तो उन्होंने बताया कि हमारे पेपर में ये MCQs आए हुए थे। एनालिसिस के ऊपर एक पूरी अलग से भी वीडियो मौजूद है जो सर बिलाल ने बनाई हुई है, उसको भी आप लोग जाके विजिट कर सकते हो, देख सकते हो। यहाँ पे आप लोगों को मैं बताऊं तो मैथ का जो पोर्शन है हमारे पास, जो मैथ का पोर्शन है ना, अब मैथ पोर्शन के अंदर आप लोगों को पता है हाईलाइटेड टॉपिक्स कौन कौन से थे। एक कोनिक सेक्शन वाला आप लोगों के पास बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, कोनिक सेक्शन के टॉपिक में से बहुत इंपॉर्टेंट थे। और ये सुन ये एक्सपीरियंस होता है, आप लोगों को पता है उनको सर बिलाल ने कोनिक सेक्शन के ऊपर एक अलग से वीडियो डिज़ाइन करके दे दी थी 1-2 दिन पहले, और एनालिटिकल ज्योमेट्री पे अलग करके दे दी थी। तो इधर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे एक्सपीरियंस पर्सन मौजूद हैं, एक्सपीरियंस हमारे टीचर्स मौजूद हैं, ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका NUST के अंदर एक बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है कि पता चल जाता है कि इस दफ़ा किस किस तरह के MCQs आ सकते हैं, किन टॉपिक्स में से आ सकते हैं। तो हमने आपको पहले ही कोनिक सेक्शन के ऊपर एक अलग से वीडियो बना के दे दी और साथ में आपको एनालिटिकल ज्योमेट्री के ऊपर एक वीडियो बना के दे दी। तो लाजमी तौर पे वो एनालिटिकल ज्योमेट्री और कोनिक सेक्शन 1 शॉट जो सर बिलाल ने बनाया हुआ है इसी वीडियो वाले चैनल में, इसी चैनल के वीडियो वाले सेक्शन में आप लोग जाओगे तो आपको नजर आ जाएगा। उसको लाजमी तौर पे जाके देखो, आपको तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कोनिक सेक्शन मैथ में बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। इसके अलावा एनालिटिकल ज्योमेट्री आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट था। एनालिटिकल ज्योमेट्री वाला पोर्शन पूरा आप लोगों ने बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है। इसमें से भी काफ़ी आप लोगों के MCQs आए थे। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन की बात करूँ तो टोटल मिला के यहाँ से आपके 5 से 6 क्वेश्चन आए थे, एवरेज की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा मैथमेटिकल इंडक्शन के अंदर से भी आप लोगों के एवरेज 3 से 4 क्वेश्चन आए हुए थे। इसके अलावा सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर आप लोगों के यहाँ से क्वेश्चन थे, प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन थे। इसके अलावा आप लोगों के जो कम्बिनेशन परमुटेशन वाला चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे गए थे। और आप लोगों का ये मैथ के अंदर हाईलाइटेड टॉपिक्स रहे हैं, एल हॉपिटल रूल वगैरह के अंदर से कई बच्चों के पेपर में क्वेश्चन आए। तो थिंग इज कि आप लोगों के ये मेन टॉपिक्स हैं। आप लोगों को अगर मैं बताऊं कि आप लोगों का सेकेंड ईयर बेस भी मैथ का पोर्शन था, फर्स्ट ईयर बेस भी था, यानी आप लोगों के एनालिटिकल ज्योमेट्री कोनिक सेक्शन सबसे ज़्यादा आए हुए थे। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन थे, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से 5 से 6 टोटल आए हुए थे, मैथमेटिकल इंडक्शन के 3 से 4 थे। अगर पार्ट 1 की बात करूं तो आप लोगों के सीक्वेंस सीरीज, कम्बिनेशन परमुटेशन इस तरह के थे। जो फिजिक्स है वो सेकंड ईयर बेस ज़्यादा था, यानी कि आप लोगों के मैथ के तो ओवरऑल आए हुए थे पार्ट 1 पार्ट 2 में से, लेकिन जो फिजिक्स है वो ज़्यादा पार्ट 2 में से था। वो बच्चे जो ये मान के चलते हैं कि हमारा पार्ट 1 में से आएगा तो वो बहुत गलतफहमी में होते हैं। आपका पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में से आ जाता है। जिस तरह देखो फिजिक्स का पार्ट 2 में से ज़्यादा आया। अब यहाँ पे आप लोगों को मैंने मैथ के तमाम टॉपिक्स के बारे में बताया। तो ये फिजिक्स के MCQs हैं जो डिफरेंट बच्चों के पेपर में आए हुए थे। आपके पेपर में ये वाला MCQs हो सकता है, दूसरे बच्चे के पेपर में ना हो। तो आए आप ज़रा इनका डिटेल के अंदर सोल्यूशन करते जाते हैं। और फिजिक्स के अंदर ओवरऑल जो बच्चों ने अपना एनालिसिस, अपने व्यूज़ शेयर किया है, एक बच्चे के मुताबिक मेरे पेपर में टोटल 2 न्यूमेरिकल थे। एक बच्चे के मुताबिक मेरे पेपर में टोटल
दो न्यूमेरिकल थे और एक बच्चे के मुताबिक मेरे पेपर में 4 से 5 न्यूमेरिकल थे। सो थिंग इज़ कि आप लोगों के जो इस दफ़ा मैंने आप लोगों को एंड गेम भी करवाई, आप लोग चेक कर सकते हो उस एंड गेम के अंदर मैंने न्यूमेरिकल्स आप लोगों को इतने ज़्यादा नहीं सॉल्व करवाए थे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोगों की एक एक्सपीरियंस बेस्ड चीज़ होती है जो आप लोगों को शेयर की जाती है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी फिजिक्स की एंड गेम पार्ट 1 पे अलग है, पार्ट 2 पे अलग है, उसको पूरा देख लो। मैथ की एंड गेम 11 मैथ की अलग है, 12 11 की इकट्ठी मिला के अलग है, वो देख लो। सर बिलाल का कॉनिक सेक्शन वाला वन शॉट देख लो, एनालिटिकल ज्योमेट्री वाला वन शॉट देख लो। तो ये तमाम चीज़ों को लाजमी तौर पे आप लोगों ने करके जाना है। उसके बाद अब आए एक एक एमसीक्यूज को डिटेल में करते जाते हैं। तो फिजिक्स पोर्शन का आज डे 1 उसका पहला एमसीक्यूज हमारे पास मौजूद है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड बी कैन बी डिटरमिन बाय। तो ए और बी के बीच में एंगल किस किस तरह डिटरमिन हो सकता है। अब बच्चों के माइंड में फ़ौरन से आ जाता है कि सर हम एंगल तो डॉट से निकालते होते हैं, बिकॉज ए डॉट बी विल बी इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। तो आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्रॉस से भी एंगल निकल जाता है। ए क्रॉस बी विल बी ए बी साइन ऑफ थीटा एन कैप। सो थिंग इज कि आप लोगों का जो एंगल है वो डॉट से भी निकल जाता है, क्रॉस से भी। सो बेस्ट ऑप्शन विल बी बोथ ए एंड बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नस्ट के अंदर आप लोगों का 3 से 4 दफ़ा क्वेश्चन रिपीट हो चुका हुआ है। आज भी आप लोगों के पेपर के अंदर आया जे डॉट के क्रॉस आई। अब अंदर क्रॉस है, आप लोगों को पता ही है, आप लोग एक पूरा सर्कल बना लेते हो जिसमें यहाँ पे आप आई लिख लेते हो, यहाँ पे आप लोग जे लिख लेते हो और यहाँ पे आप लोग के लिख लेते हो। आपको पता है अगर हम चलें इस तरह क्लॉकवाइज तो आई को अगर हम आई क्रॉस जे करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, के इक्वल। अगर हम जे क्रॉस के करेंगे तो ये आई के इक्वल, और अगर के क्रॉस आई करेंगे तो ये जे के इक्वल आएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, के क्रॉस आई, यानी के को आई से करेंगे तो जे आएगा। तो यहाँ पे आगे अब हमारे पास जो ये लिखा हुआ है इसके आगे हम क्या लिख सकते हैं, सो सिंपल। बाहर तो हमारे पास जे मौजूद है तो इसकी जगह तो जे आ गया और आगे के क्रॉस आई की जगह पे भी जे आ जाएगा। तो बाहर डॉट है तो ये आ गया जे डॉट जे, और ये किसके इक्वल होता है आपको पता ही है, डॉट में कॉज ऑफ थीटा ओपन हो जाता है। सो दैट विल बी जे डॉट जे जे स्क्वायर कॉज ऑफ थीटा। अब दोनों जे के हमारे पास यूनिट वेक्टर हैं, दोनों में एंगल 0, कॉज ऑफ 0 1 हो जाता है। जे की जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होती है, तो 1 × 1 द आंसर विल बी 1। सो हमारे पास राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या बनेगा, दैट विल बी अल्फा ऑप्शन। गॉट इट। अच्छा जी उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज इज एफ। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स आल्सो एफ, द एंगल बिटवीन द फोर्सेज मस्ट बी। अब आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों ने पढ़ी होगी, मैंने आप लोगों को एंड गेम के अंदर भी ये चीज़ बताई थी कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज इज एफ, यानी कि हमारे पास जो दो फोर्सेस की रिजल्टेंट है वो एफ, द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स इज एफ। तो उनके दरम्यान में एंगल कितना होगा, यानी वो ये पूछ रहा है कि दो वेक्टर्स हैं और उन वेक्टर्स का आप लोग रिजल्टेंट निकालते हो मिसाल के तौर पे, तो ये तीनों का भी इक्वल होंगे, यानी ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर एंड दैट इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर। यानी कि हमारे पास यहाँ पे आप इसको ऐसे समझ लो कि एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर के इक्वल है और ये हमारे पास रिजल्टेंट के इक्वल आ रही है इसकी मैग्नीट्यूड। तो ये कब होता है, जब एंगल हमारे पास 120 डिग्री बनता है, एक ट्रायंगल बनती है। सो दैट इज वाई हमारे पास एंगल कितना बनेगा, दैट विल बी 120 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी मेजर्ड इन द सेम यूनिट एज फोर्स, यानी फोर्स के साथ में कौन सा आप लोग रिलेट कर सकते हो। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पे यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, न्यूटन होता है। तो देखो न्यूटन कहाँ पे बन रहा है, एनर्जी पर। सबसे पहले मोमेंटम एंड डिस्टेंस हमारे पास आ रहा है। अब मोमेंटम हमारे पास क्या होता है, दैट इज न्यूटन सेकंड, और डिस्टेंस हमारे पास मीटर होता है तो न्यूटन मीटर सेकंड बन जाता है। उसके बाद एनर्जी डिस्टेंस हमारे होता है, एनर्जी टाइम होता है। अगर आप एनर्जी डिस्टेंस को देखो, अब एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जाउल, और डिस्टेंस का यूनिट हमारे पास क्या होता है, मीटर होता है। तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो कि अब जाउल बेसिकली न्यूटन मीटर के इक्वल होता है। एम आई राइट, जाउल वर्क होता है और वर्क एफ डॉट डी, फोर्स का न्यूटन और डी का मीटर, और नीचे मीटर आ गया, मीटर से कैंसिल होके क्या बन गया, न्यूटन। सो दैट इज वाई कि फोर्स के साथ किसका यूनिट सेम होगा, एनर्जी अपॉन डेंसिटी, डेल्टा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमेंशन ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यू नो वेरी वेल कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता क्या है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हम कहते हैं रेशियो ऑफ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। इसको हम बोलते हैं, स्ट्रेन का तो कोई यूनिट नहीं होता, कोई डायमेंशन नहीं होती, नो यूनिट नो डायमेंशन, और स्ट्रेस का ही हमारे पास होता है। और स्ट्रेस का आप लोग जानते हो, फोर्स पर यूनिट एरिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसकी डायमेंशन ml-1 t-2 होती है। निकाल भी सकते हो, जैसे हमारे पास ये होता है एफ अपॉन में ए, एफ का हमारे पास एम ए, एम की कैपिटल एम, ए की एल टी
2 और एरिया की एल स्क्वायर। तो यहाँ पे चेक कर सकते हो, एक एल से कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास बन गई एम, ये एल स्क्वायर था, एक ऊपर गया तो एल माइनस 1 और टी माइनस 2। तो ये कहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज रिटन इन एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, दैट इज इन अल्फा ऑप्शन। गॉट इट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 kg इज इक्वल टू, अब बच्चे जल्दी में लगा देते हैं कि 1000 ग्राम के इक्वल होता है। ये आप लोगों का नेक्स्ट के अंदर क्वेश्चन आया हुआ था कि 1 kg किसके इक्वल होता है, 1000 ग्राम के इक्वल। अब 1000 ग्राम है, अब इसको आप लोग मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ कर लोगे तो ये मिलीग्राम के अंदर भी कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि बड़ा यूनिट छोटे में जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन होगी। तो बी वाला भी ठीक है, और ये कितने पाउंड्स के इक्वल होता है, 2.24, तो ये भी ठीक है। सो बेस्ट ऑप्शन विल बी डेल्टा ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। आप लोगों को पता होना चाहिए कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना होता है, 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर। अगर आप इसको 100 पे डिवाइड करोगे दैट विल बिकम 0.000, यानी कि आप इसको ऐसे कह लो कि हमारे पास इसका लीस्ट काउंट बनेगा 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर। अब इसको 100 पे करोगे तो 0.001 मीटर। तो ये तीनों इसके सही बनते हैं, सो दैट इज वाई डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद है विच क्वांटिटी हैज़ डिफरेंट यूनिट फ्रॉम 3। अब बाकियों से किसके यूनिट अलग अलग होंगे, ज़रा देखो। सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, दैट इज़ वेट। वेट का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। यंग मॉडुलस मल्टीप्लाई बाय एरिया, यंग मॉडुलस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, क्योंकि स्ट्रेस के इक्वल होता है तो इसका यूनिट क्या बनेगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आगे एरिया है मल्टीप्लाई बाय एरिया का भी मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर से इसका भी न्यूटन, तो इसका मतलब है वेट का भी न्यूटन, यंग्स मॉडुलस इनटू एरिया का भी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी हमारे पास अप्लाइड फोर्स के इक्वल, तो इसका भी हमारे पास न्यूटन। हमने फाइंड आउट क्या करना है, द डिफरेंट। तो डिफरेंट किसका होगा, डेंसिटी, वॉल्यूम और वेलोसिटी के, इनके अलग अलग, क्योंकि पहले तीनों के न्यूटन निकल आए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास द रेशियो ऑफ टेंशन एंड सरफेस टेंशन हैज़ द डायमेंशन ऑफ। अब टेंशन की भी हमारे पास क्या होती है, फोर्स होती है। तो टेंशन हमारे पास फोर्स, यानी इसको आप लिख सकते हो टेंशन रेशियो है तो डिवाइडेड बाय सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन कहते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब इसका हमारे पास क्या बन गया, टेंशन का न्यूटन मल्टीप्लाई बाय ऊपर लेंथ, लेंथ का मीटर और नीचे न्यूटन। तो ये न्यूटन न्यूटन से कैंसिल हो गया तो क्या बना, मीटर बचा। मीटर कहीं पे लिखा हुआ है, मीटर की क्या होती है, डायमेंशन एल, तो ये हमारे पास बन जाएगी कैपिटल एल। सो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन विल बी बीटा ऑप्शन। गॉट इट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ टाइम। टाइम का यूनिट हमारे पास कौन सा नहीं होता है, तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान दोगे तो ईयर भी टाइम का यूनिट होता है। लाइट ईयर बेसिकली डिस्टेंस का यूनिट होता है। लाइट ईयर वो डिस्टेंस होता है जो लाइट ट्रैवल करती है 1 लाइट ईयर के अंदर। ल्यूनर मंथ भी टाइम का यूनिट होता है और मंथ भी टाइम का होता है। सो बेस्ट ऑप्शन विल बी लाइट ईयर। लाइट ईयर वो कह रहा है नॉट अ यूनिट ऑफ टाइम, तो लाइट ईयर नहीं है टाइम का यूनिट, ये फिर किसका यूनिट है, डिस्टेंस का। उसके बाद है द रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ लाइट ईयर टू द टाइम पीरियड इज सेम एज दैट ऑफ। जो लिखा हुआ है उसको आप लोग आगे सॉल्व करते हो। जैसे हमारे पास सबसे पहले क्या लिखा है, रेशियो ऑफ डायमेंशन, तो रेशियो है ऊपर क्या आ गया, लाइट ईयर। लाइट ईयर की डायमेंशन ये यूनिट होता है डिस्टेंस का, तो ऊपर आ गया कैपिटल एल और नीचे आ गया टाइम पीरियड। टाइम पीरियड की कैपिटल टी, तो ये क्या बन गया, दैट विल बिकम एल टी माइनस 1। तो एल टी माइनस 1 का बेसिकली मतलब क्या होगा, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी विल बी द राइट ऑप्शन। बी ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। मैग्नेटिक फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन हो या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हो, तो इसका मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड ही होता है। अब मैग्नेटिक फील्ड की कैसे निकाल सकते हैं, F इज इक्वल टू आई एल बी, तो यहाँ से आप लोग निकाल सकते हो B की, B विल बी F अपॉन में आई एल। अब फोर्स की क्या होती है, न्यूटन यूनिट होता है, लेकिन इसकी डायमेंशन निकालनी है तो ये हो जाएगी एम एल टी माइनस 2 और नीचे करंट की I और साथ में लेंथ। वॉट इट, एक लेंथ लेंथ से कैंसिल हो गया तो ये बन गया m और ये I ऊपर गया तो I माइनस 1 और T माइनस 2। तो ये देख लो कहीं पे लिखा हुआ है m I माइनस 1 T माइनस 2, यस दैट इज रिटन इन बीटा ऑप्शन। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद है द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी इफ द इक्वेशन। याद रखो डायमेंशन की एक प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी इक्वेशन के अंदर जितनी भी टर्म्स होती हैं उन सब की डायमेंशन सेम होती है। तो टर्म्स यहाँ पे वेलोसिटी है तो वेलोसिटी की डायमेंशन कितनी बन गई, एल टी माइनस 1 बन गई। उसके बाद ये ए है, ए की भी कितनी होगी, एल टी माइनस 1। कैसे पता चला, ये डायमेंशन का ट्रिक होता है कि जितनी भी क्वान्टिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं किसी भी फिजिकल इक्वेशन के अंदर, किसी भी हमारे पास एक इक्वेशन के अंदर, उसमें तमाम
की तमाम टर्म्स की जो डायमेंशन है वो सेम होगी। इधर वेलोसिटी की LT-1, ए की भी LT माइनस, और बी की भी कितनी होगी, LT-1 होगी। और यहाँ पे हमारे पास आगे भी क्या आ रहा है, टी आ रहा है। व्हाट इट यहाँ पे चेक कर सकते हो, ये टी से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास सेम इसकी भी बन जाएगी। तो हमने निकालना क्या है, हमने यहाँ पे बी की डायमेंशन को, हमने वी यहाँ पे ए और बी की निकालनी है। तो ए की तो सीधी सीधी LT-1 आ गई, LT-1, तो ये हमारे पास ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, तो ये LT-1, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब बी टी, अब यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो बी टी की पूरी भी क्या होगी, LT-1 ही होगी। तो यहाँ पे आगे अब अगर आप लोग चेक करो तो ये हमारे पास टी आ रहा है, दैट इज टी। तो यहाँ पे चेक कर सकते हो, ये ऊपर जाएगा तो LT-2 बन जाएगा, नॉट डिवाइडेड बाई, ये यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा, आप लोग चेक कर सकते हो, ये हमारे पास LT-1 और साथ में हमारे पास पूरे की LT-1 होगी। गॉट इट, यानी इक्वल टू बी टी, ऐसे ही है। इस पूरे बी टी की कितनी होगी, LT-1, तो बी की निकालनी है तो टी इधर आके डिवाइड हो जाएगा। जब टी डिवाइड होगा तो टी ऊपर जाएगा तो -1, तो बन जाएगा LT-2। दैट इज द प्रॉपर वे। सो सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। उसके बाद पहले से भी जज कर सकते हो कि वी की LT-1 है तो ए की भी LT-1 होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 इंचेस विल बी इक्वल टू, याद रख लो ये 2.54, यानी 1 इंच विल बी इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। सो अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। लास्ट टाइम भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। फिर है फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर चूज द पेयर दैट डज नॉट हैव आइडेंटिकल डायमेंशन। तो आइडेंटिकल डायमेंशन आप देखो किसकी नहीं होगी, तो यहाँ पे सो सिंपल। सबसे पहले आप लोग चेक कर लो एंगुलर मोमेंटम एंड प्लेक्स कांस्टेंट, नहीं समझ आ रहा आगे चलते जाओ। हालांकि इनकी हमारे पास क्या होगी, इनकी सेम नहीं, जैसे हमारे पास यहाँ पे देखो इनकी सेम आएगी। और वर्क और टॉर्क की भी बिल्कुल सेम होती है। वर्क क्या होता है, F.D, न्यूटन मीटर। तो इसको आप कह सकते हो वर्क होता है हमारे पास F.D, एफ की हमारे पास आ गई MLT-2, और आगे डी होता है तो ML²T-2, R क्रॉस F। टॉर्क की भी सेम होती है, तो इनकी सेम आ गई। इम्पल्स एंड मोमेंटम की भी सेम होती है। फोर्स की न्यूटन होती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की हमारे पास वोल्ट होता है, V=W/Q। तो इनकी हमारे पास सेम नहीं होगी। सो डेल्टा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। वाइल एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू R क्रॉस P, इसकी भी सेम होगी जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, E इज इक्वल टू HF, और यहाँ से H आ जाएगा E/F। तो इनकी भी सेम होती है। किन की सेम नहीं है, फोर्स और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। फिर है यूनिट ऑफ प्रेशर। आप लोग जानते हो प्रेशर का यूनिट हमारे पास क्या होता है, प्रेशर तो हमारे पास होता है P इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे हमारे पास इसका क्या बन जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो राइट ऑप्शन विल बी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज इन बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट मूव करो तो जाउल पर मीटर है। ऐसे अगर कंफ्यूज हो जाओ तो बेस्ट वे बताता हूँ। आप लोग यहाँ पे देखो हमारे पास लिखा हुआ है जाउल मीटर, ये किसके इक्वल होगा, सो सिंपल। जाउल क्या होता है, वर्क का यूनिट। वर्क क्या होता है, FD ऐसे ही है, और साथ में हमारे पास मीटर आ रहा है। तो आप लोग अब क्या करोगे, F.D, फोर्स का हमारे पास क्या होता है, न्यूटन। तो ये क्या बन जाएगा, दैट विल बिकम, यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो जाउल पर न्यूटन है। अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ की करेक्शन कर लेते हैं, दैट इज जाउल पर मीटर। तो आप लोग क्या करोगे, दैट विल बिकम जाउल पर मीटर। तो जाउल बेसिकली क्या होता है, वर्क का। वर्क क्या होता है, F.D में मीटर आ गया। अब आप लोगों को पता है फोर्स का न्यूटन, डी का मीटर, तो ये न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय मीटर आ गया। मीटर मीटर से कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया, न्यूटन। सो दैट इज वाई हमारे पास क्या बनेगा, जाउल पर मीटर विल बी इक्वल टू न्यूटन। एवरीबडी इज क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन था कि if A is equal to BC where A is equal to LT-1, B is equal to T-1, the dimension of C will be equal to। आप लोगों ने किसकी डायमेंशन निकालनी है, C की। नहीं समझ आ रही क्या करना है, यहाँ पे देखो A इक्वल टू BC रिलेशन गिवन है, बिल्कुल गिवन है। तो A इज इक्वल टू BC आप लोगों के पास गिवन है, तो C विल बी इक्वल टू A/B। तो यहाँ पे इसकी सारी वैल्यूज पुट कर दो। A की कितनी गिवन है, LT-1, तो ऊपर उठा के पुट करो LT-1, और उसके बाद नीचे हमारे पास क्या गिवन है, B की कितनी गिवन है, T-1। ऐसे ही है, ये T-1 से कैंसिल हुआ, तो पीछे क्या बचा है, लेंथ। और लेंथ की डायमेंशन आप लोग चेक कर सकते हो, यहाँ पे लिखी हुई है कैपिटल L, या इधर अगर हमारे पास डिस्टेंस होता, लेकिन उसने यहाँ पे डायमेंशन पूछी हुई थी तो हमारे पास L आ गया। गॉट इट, दैट वी हैव फाउंड। ओके गॉट इट। यहाँ तक तमाम चीज़ें क्लियर हैं। होप कि आप तमाम बच्चों को यहाँ तक तमाम चीज़ें क्लियर हो रही हैं। आराम सुकून से ये तमाम चीज़ें देखते जाओ, आप लोगों के लिए ये तमाम चीज़ें लेके आते हैं। सबसे पहले पास एजुकेशन सिस्टम आप लोगों के लिए ये तमाम चीज़ें लेके आता है, तो डिटेल के अंदर ये तमाम चीज़ों को पढ़ते जाओ और कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों का नेक्स्ट का टेस्ट कैसा हुआ था और आप लोगों की तैयारी कैसी है। अगर तैयारी नहीं है तो एंड गेम से पढ़ लो, एनालिटिकल ज्योमेट्री, कोनिक सेक्शन के 1 शॉट देख लो।
नेक्स्ट हमारे पास है कि फॉर ए पार्टिकल ए इज इक्वल टू ई अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ पे रुके ज़रा, ये हमारे पास फार्मूला क्या एनर्जी और उसमें से मास का नहीं है, कैसे भला पता चला? क्योंकि आप लोगों ने पढ़ रखा है ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, और आप लोगों को पता है यहाँ से m की वैल्यू क्या निकलेगी, e अपॉन में c स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो, आपने करना क्या है वेर ई इज एनर्जी पार्टिकल सी स्पीड ऑफ लाइट डायमेंशन ऑफ ए। तो मेरे भाई ए मतलब e अपॉन सी स्क्वायर, e अपॉन सी स्क्वायर, इस m को ही वो a बोल रहा है। तो मैथ्स की क्या डायमेंशन होती है, मैथ्स की हमारे पास होती है m, खाली m होती है, साथ में l होगा नहीं, l 0 होगा, t होगा नहीं, t भी 0 होगा। तो देख लो कहीं पे लिखा हुआ है m l 0 t 0, तो ये लिखा हुआ है दैट इज इन बीटा ऑप्शन। m की होगी, l 0 होगा और t 0 होगा। गॉट इट? उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि जाउल सेकंड, ये हमने क्लियर कर लिया, वेरी गुड, बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट है जाउल सेकंड पर मीटर इज द यूनिट ऑफ। अब नहीं समझ आ रही तो आप लोगों से वैल्यूज पुट करते जो यहाँ पे जैसे जाउल सेकंड पर मीटर जाउल सेकंड, जाउल किसका होता है, वर्क का, और साथ में टाइम अपॉन में मीटर, मीटर किसका होता है, लेंथ का होता है। तो आप लोगों ने ये बताना है। तो ये हमारे पास जाउल सेकंड, आप इसको ऐसे ही रहने दो, दैट इज जाउल सेकंड पर मीटर। अब यहाँ पे जाउल वर्क का होता है, वर्क को आप क्या कहते हो, न्यूटन मीटर डॉट सेकंड अपॉन में मीटर। तो ये क्या बन गया, मीटर मीटर से कैंसिल, तो इक्वल टू न्यूटन सेकंड आ गया। अब न्यूटन सेकंड किसका होता है, इम्पल्स का, और किसका होता है, मोमेंटम का या चेंज इन मोमेंटम का। गॉट इट? मोमेंटम या इम्पल्स का। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे तो मोमेंटम है, इसको चूज कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन कांस्टेंट फोर्स, इतनी गिवन है। अच्छा, फोर्सेस अलग अलग गिवन है, उसके बाद डिस्टेंसेस भी अलग अलग गिवन है, वर्क निकालना है, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। एक न्यूमेरिकल आप लोगों के पेपर में आया हुआ था ये वाला। तो फोर्सेस अलग अलग गिवन है ना, तो पहले इनका सम कर लो। यहाँ पे देखो 4 और 3 कितना बनेगा, 7। मैं यहाँ पे फोर्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ। 4 + 3 कितना बन गया, 7 आई कैप, प्लस 1 जाउल एंड 1 जे और 1 जे कितना बन गया, 2 जे बन गया, और आगे -3k और -k, तो कितना बन गया, -4k बन गया। ये टोटल फोर्स निकल आई। अब डिस्टेंस देखो, दूसरे में से पहला निकालोगे, दूसरे में से पहले को माइनस कर दो, 5 में से 1 को करोगे तो 4 आई कैप बन गया, उसके बाद 4 में से 2 को करोगे तो +2 का j बन गया, और k में से -3 करोगे तो माइनस का 2k बन जाएगा। अब यहाँ पे आप लोगों ने निकालना क्या, वर्क निकालना है। तो मेरे भाई वर्क तो W = F.D होता है, तो निकालो शाबाश। यहाँ पे इसको 7 4 हमारे पास कितना बनेगा, 28 + 2 2 4, और ये हमारे पास बन गया -8। गॉट इट? तो ये हमारे पास कितना बन गया, दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे देखो मिस्टेक तो हम नहीं कर रहे कोई, तो ये हमारे पास 7 4 28 + 2 4, और माइनस माइनस करेंगे तो प्लस होगा ना, प्लस होगा, क्या करो, प्लस का 8 बन गया। गॉट इट? तो ये हमारे पास 28 + 12 कितना हो गया, 40। तो 40 जाउल कहीं पे लिखा हुआ है, 40 जाउल कहीं पे लिखा हुआ है, यस, अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। गॉट इट? ये दोनों माइनस माइनस क्या, -4 -2 विल बी +8। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ वेक्टर ए इतना गिवन है एंड बी ए वाला वेक्टर जो है आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द वैल्यू ऑफ ए विल बी। आपको पता है अगर ये दो परपेंडिकुलर हैं तो इनकी डॉट प्रोडक्ट 0 होती है। तो ये काम एक आसान हो गया कि जो भी ये वेक्टर गिवन है इनकी डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी दैट विल बी इक्वल टू 0। तो ये आप लोग यहाँ पे सबसे पहले एक केस बना के लिख सकते हो कि दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट कितनी हमारे पास होगी, दैट विल बी इक्वल टू 0। ए डॉट बी विल बी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, ए की वैल्यू कितनी है, 2i + 2j + 3k, और बी की वैल्यू कितनी है, 3i + 6j + ak। गॉट इट? अब मल्टीप्लाई करो, 2 3 = 6, 2 6 = 12, 3 ए से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 है, और ये इक्वल टू 0 आएगी। क्यों बोला, क्योंकि इनकी डॉट प्रोडक्ट 0 है। तो यहाँ से देख सकते हो ये 18 आ गया, तो ये उधर गया तो माइनस का 18 आ गया, तो 3a विल बी इक्वल टू माइनस का 18 आ गया, और a विल बी इक्वल टू -6। तो देख सकते हो कहाँ पे लिखा हुआ है आप लोगों के पास दैट इज रिटन a इज इक्वल टू -6, जो कि डेल्टा ऑप्शन के अंदर है। गॉट इट? उसके बाद हमारे पास कुछ और क्वेश्चन है कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर
इज़ नेगेटिव, देन अगर डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी आ जाए तो नेगेटिव तो 180 पे होता है, बिकॉज जो कॉज की वैल्यू है, कॉज 0 पे कितना होता है 1, और कॉज 90 पे कितना होता है 0, और कॉज 180 पे कितना होता है, अब तक याद हो चुका होगा -1। गॉट इट। तो एंटी पैरेलल वेक्टर्स होंगे तो तब इनका डॉट 0 होगा। गॉट इट। लें जी, उसके बाद इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, इनको डिस्कस कर लेते हैं। आई होप कि आप लोगों को फिजिक्स के तमाम क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। अब इंग्लिश के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। जो बच्चे तमाम शिफ्ट का पेपर दे के आए तो उनके जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा फिजिक्स और इंग्लिश के मैंने करवा दिए हैं, इसके अलावा मैथ की अलग से सर बिलाल आप लोगों को समझा देंगे। यहाँ पे अब देखो हमारे पास है इंग्लिश का सबसे पहले एक एंटोनिम है कि फाइंड द ऑपोजिट ऑफ एस्टीम, जो कि मैंने एंड गेम के अंदर भी आप लोगों को करवाया। एस्टीम बेसिकली कहते हैं रिस्पेक्ट को, तो इसको ऑपोजिट ढूंढना है तो डिसरिस्पेक्ट हो गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज़ फाइंड आउट द एनोलॉजी। हैन और रूस्टर, इनका फीमेल मेल का कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास डक और ड्रेक आप लोग चेक कर सकते हो। ये हमारे पास फीमेल है, ये हमारे पास फीमेल है और ये मेल है। सो यहाँ पे भी हमारे पास ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक है, फीमेल मेल का, ये फीमेल और ये मेल, ठीक है, तो बिल्कुल ये सेम है, डक ड्रेक। उसका फाइंड आउट द एनोलॉजी, राम यू ये हमारे पास मेल फीमेल का कॉन्सेप्ट है, तो ये पी कॉक और पी हैन बन गया। तो हमारे पास यहाँ पे इसका क्या बनेगा, दैट विल बी पी कॉक एंड पी हैन। गॉट इट। उसके बाद है सेंटेंस कंप्लीशन। नो बॉडी कुड हेल्प हिम अबाउट बट नो बॉडी कुड हेल्प हिम बट अ लाफिंग। तो ये हमारे पास पूरा एक सेंटेंस बनेगा, इसका बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। ये आप लोगों के पेपर में भी आ सकते हैं। फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ अकम्प्लिस। अकम्प्लिस कहते हैं किसी बंदे का साथ देना। साथ देना मतलब क्या हो सकता है, लिंक्ड होना, नो, एनिग्मा नहीं, कॉम्प्लिकेटेड पेचीदा नहीं, एसोसिएट उससे जुड़ा होना। एसोसिएशन बेसिकली कहते हैं पॉजिटिव सेंस में, तो अकम्प्लिस भी होता है पॉजिटिव सेंस में साथ देना। ब्लबर का हमारे पास क्या होगा, फैटी टिश्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों के लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आए हुए थे। ब्लबर का फैटी टिश्यू हमारे पास होगा। फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ नम। नम हम किसको कहते हैं, इनसेंसिटिव को। सिनोनिम नम ऐसे बेस हो जाना, इनसेंसिटिव, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ ईगो। ईगो किसको कहते हैं, ईगो कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी कि कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट, ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे मौजूद है, सेल्फ रिस्पेक्ट ही एग्जैक्ट मौजूद है। सो दैट इज़ वाई वी हैव चूजन द डेल्टा ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट है मेरे भाई सिनोनिम ऑफ जगलिंग। जगलिंग कहते हैं एक ट्रिक होता है, जगलिंग ऐसे हवा में उछालना, जो ट्रिक्स किए जाते हैं उनको जगलिंग किया जाता है, जगलिंग कहा जाता है। तो इसका क्या बनेगा, दैट विल बी ट्रिक। फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ मैनेजिंग। मैनेज करना मतलब गवर्न करना है, एंड गेम के अंदर से अगेन। उसके सिनोनिम ऑफ फ्लाइटी। फ्लाइटी का हमारे पास होता है फिकल। फ्लाइटी का हमारे पास क्या बनेगा, दैट विल बी फिकल। सो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद है फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ फ्रिवलस। फ्रिवलस हम कहते हैं फ्लिपेंट को, तो हमारे पास इसका राइट ऑप्शन क्या बना, दैट इज फ्लिपेंट। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ ओपुलेंट। ओपुलेंट का हमारे पास क्या बनता है, ओपुलेंट का रिच, ओपुलेंट यस। ओपुलेंट अमीर को कहते हैं जिसके पास बहुत पैसा हो, उसको ओपुलेंट कहते हैं। तो हमारे पास राइट ऑप्शन विल बी अल्फा ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट है फाइंड आउट द ऑपोजिट ऑफ बी वाइल्डरमेंट। बी वाइल्डरमेंट का हमारे पास क्या होगा, हिडन, माइग्रेट करना है या एक्सप्लिसिटनेस। अब इसका ऑपोजिट कह रहा है, बी वाइल्डरमेंट कहते हैं कंफ्यूज चीज़ को, किसको बोलते हैं, कंफ्यूज एम्बिगुअस टाइप, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्सप्लिसिट इसका एंटोनिम, क्योंकि एक्सप्लिसिट कहते हैं हर एक चीज़ डिफाइन होती है, जिससे आप मैथ में पढ़ते हो, एक्स और वाई का वेरिएबल डिफाइन अलग अलग किया जाए। आई डैश बी हैप्पी इफ़ यू सक्सीड, तो आई विल बी हैप्पी, इसका क्या बनेगा, दैट विल बी आई विल बी हैप्पी इफ़ यू सक्सीड। अल्फा ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप पास एजुकेशन सिस्टम के यूट्यूब चैनल से तैयारी कर रहे हो, हमारे एंड गेम से पढ़ रहे हो, बैच में से पढ़ रहे हो, इस नंबर पे अपने मार्क्स को शेयर करना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स के अगर ये नंबर अभी नोट कर लो, इस पे अपने रिजल्ट्स को लाजमी तौर पे शेयर करना आप लोगों ने। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग अभी तक नस्ट का राउंड 2 की तैयारी शुरू नहीं की
लोगों को यहाँ पे कुछ बातें मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी जो कि नस्ट है, इसमें अपना एडमिशन सिक्योर करना चाहते हो, जैसे लास्ट ईयर भी नस्ट के अंदर तमाम राउंड के टॉपर हमारे बैच के स्टूडेंट थे। नस्ट में पहली मेरिट पोजीशन लेने वाला हमारे बैच का स्टूडेंट है, कोई दूसरी चौथी पाँचवीं नहीं, पहली मेरिट पोजीशन की बात कर रहा हूँ। नस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जो सिलेक्ट हुए वो पास एजुकेशन सिस्टम के बैच के स्टूडेंट सेलेक्ट हुए। सो थिंग इज़ के पास एजुकेशन सिस्टम आपको सबसे पहले एक तो चीज़ें करवा रहा होता है, हम यूट्यूब पर आपके लिए इतना क्वालिटी ऑफ कॉन्टेंट लेके आते हैं, तो हमारे बैच के अंदर उससे ज़्यादा आपको प्रीमियम लेवल की चीज़ें मिलती हैं। बैच के अंदर आपको प्रैक्टिस सेशन मिलते हैं, प्रैक्टिस जोन मिलती है, बड़ी रेलिवेंट प्रिपरेशंस मिलती है। तो लाजमी तौर पे अगर आप लोगों ने नस्ट के राउंड 2 की तैयारी करनी है, आपका नस्ट में राउंड 1 में स्कोर कम आया है, अगर आप लोगों का 130 140 से बिलो है, तो मस्ट अपीयर इन राउंड 2। मेरे भाई ये गलती ना कर देना। अक्सर बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं कि राउंड 1 दिया, राउंड 2 में से वो ऐसे हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि हम अब राउंड 2 नहीं देंगे, राउंड 3 4, तो नस्ट से वो दिल उठा लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। अभी आपने राउंड 1 में तैयारी की है, कुछ ना कुछ आपको आइडिया हो गया, पेपर आपका ईजी आया इस दफ़ा। मेरे मुताबिक पिछले सारे सालों से इस दफ़ा आपका पेपर सबसे ज़्यादा ईजी आया। तो मेरे भाई इसी तरह लगे हाथों आप नस्ट का राउंड 2 दे लो। नस्ट के राउंड 2 में आपके 160 प्लस बन जाने हैं। थिंग इज़ के लाजमी तौर पे आप लोगों ने मेरी एडवाइस याद रखनी है। आप लोगों ने नस्ट के राउंड 2 में फ़ौरन से अप्लाई करना है, जैसे रजिस्ट्रेशन और तैयारी आज से शुरू करो। तैयारी करनी है तो पास एजुकेशन सिस्टम का बैच ज्वाइन करो, ऊपर दिए गए नंबर पर अभी कॉन्टैक्ट करो, अभी इस नंबर पर व्हाट्सअप करो, तमाम तैयारी आपकी करवाई जाएगी। ना सिर्फ नस्ट का राउंड 2 आप लोगों का कवर होगा, 3 भी 4 भी। और हम आपको पता है तैयारी कैसे करवाएंगे, नस्ट के राउंड 2 की तैयारी शुरू से करवाई जाएगी। कोई ये वाला मजाक नहीं होगा कि प्रीवियस बैचेस के अंदर ही आपको मर्ज किया जाएगा। आपका नस्ट के राउंड 2 की तैयारी बिल्कुल अलग से शुरू से होगी। शुरू से सिलेबस लेके एंड तक आपको तमाम चीज़ें करवाई जाएंगी। और नस्ट के राउंड 2 में भी ऐसे पूरा सिलेबस खत्म करवाएंगे शुरू से एंड तक, फिर 3 में भी करवाएंगे, 4 में भी करवाएंगे। मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन करने के मौके मिलेंगे। ना सिर्फ नस्ट की तैयारी होगी, NTS है, कॉमसेट्स है, UET है, NED है, मेहरान है, हर एक पाकिस्तान के टॉप 9 यूनिवर्सिटीज़ कैंडिडेट्स की तैयारी मिलेगी। और पास एजुकेशन सिस्टम को ही क्यों ज्वाइन करना है, आप कोई भी यूनिवर्सिटी के रिजल्ट उठा के देख लो, सबसे ज़्यादा आपको 90% पास नजर आएंगे। टॉपर जाएं तो 100% पास एजुकेशन सिस्टम के बैच के अंदर। नस्ट के अंदर से देख लो, नस्ट के अंदर आपको टॉप पोजीशंस हमारे बैच के स्टूडेंट के नजर आएंगी। पहली मेरिट पोजीशन की बात करूं, नस्ट में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की सिलेक्शन की बात करूं, सो थिंग इज के पास एजुकेशन सिस्टम आपको हाईली रिकमेंडेड है। हमारे अगर एंड गेम नहीं देखी उधर से देख लो, आपको आइडिया हो जाएगा। अगर कल परसों पेपर है, वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपके तमाम एफर्ट्स को कबूल करे और आपके मार्क्स बेहतरीन आए। मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।